नमो जिनाणम जी भयाणम। प्राकृत साहित्य का इतिहास कड़ी हमारी चल रही है। तो हमने अभी तक देखा है कि प्राकृत भाषा का जो इतिहास है वो तीन भागों में है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मध्यकालीन आर्य भाषा 600 ईसा पूर्व से 1000, आधुनिक आर्य भाषा काल ईसवी 1000 से वर्तमान समय तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप हमें ऋग्वेद की प्राचीन ऋचाओं में सुरक्षित मिलता है। यतः भारतीय साहित्य का उषा काल वैदिक युग में प्रकृति के कोमल और रौद्र दोनों तरह के गान से प्रारंभ होता है। आर्यों ने यज्ञ प्रयाण, संस्कृति के प्रसार, प्राकृतिक शक्तियों के पूजन, देवत्व विषयक भावनाओं के अभिव्यंजन एवं भौतिक चिंतन से संबंध विपुल साहित्य का निर्माण किया। इस साहित्य में जिस छांदस या वैदिक भाषा का रूप उपलब्ध होता है वही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। वैदिक युग की इस भाषा में हमें कई वैभाषिक प्रवृत्तियों का संकेत भी प्राप्त होता है जो तत्काल और ततत प्रदेश की लोक भाषा का सूचक है। ये सत्य है कि छांदस भाषा उस समय की साहित्यिक भाषा है। ये जन भाषा का परिष्कृत रूप है। निश्चयतः जनता की बोलचाल की भाषा इससे भिन्न रही होगी। बोलचाल की भाषा में परिवर्तन के तत्व सर्वदा वर्तमान रहते हैं। यही कारण है कि यास 800 विक्रम पूर्व के समय तक छांदस भाषा में इतना विकास और विस्तार हुआ कि मंत्रों के अर्थ को समझना कठिन हो गया। फलतः यास को निरुक्त लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अब ये आपने देखा कि जो हमारी वेदों की भाषा थी, यानी जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि लिखे गए, वो सारी क्या थे? छांदस कहलाई, यानी वो साहित्यिक भाषा थी। किंतु आम बोलचाल के समय में एक भाषा और बोली जा रही थी, तो वो जनता की भाषा थी। तो छांदस भाषा में जो वेद है, यानी उनके जो मंत्र हैं, वो इतने कठिन थे, लोगों को उनके अर्थ समझ में नहीं आ पाते थे। इसीलिए निरुक्त लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुई। भाषा की विकासशील शक्ति के कारण पाणिनि के पूर्व छांदस संस्कृत के अनेक रूप प्रादुर्भूत हो गए थे। इस काल में ब्रह्म ऋषि देश तथा अंतर्वेद की भी भाषा, उत्तरी भी भाषा उस काल की परिनिष्ठित स्टैंडर्ड भाषा थी। और पाणिनि से पहले भी कुछ व्याकरणों ने शाक्टायन, शाक्यन, स्फोटायन, इंद्र प्रवृत्ति ने इसे व्याकरण सम्मत साहित्यिक रूप देने का विचार किया, प्रयत्न किया गया। पाणिनि ने जिस भाषा को व्याकरण द्वारा अनुशासित किया वे निश्चय ही उस समय की साहित्यिक भाषा रही होगी। हमारा अनुमान है कि छंदस भाषा, जिसमें लोक भाषा के अनेक स्रोत मिश्रित थे, परिमार्जित और परिष्कृत हो साहित्यिक संस्कृत रूप को प्राप्त हुई। तथ्य यह है कि भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग एवं उनकी विभिन्न भाषाएं हैं। इन उपादानों के सम्मिश्रण से ही आर्य भाषा और भारतीय संस्कृति निर्मित हुई है। भारत में निषाद, द्रविड़, किरात और आर्य, इन चारों जातियों ने मिलकर भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति को विकसित किया है। श्री डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्य का अभिमत है कि आस्ट्रिक और द्रविड़ों द्वारा भारतीय संस्कृति का शिलान्यास हुआ था और आर्यों ने इस आधारशिला पर जिस मिश्रित संस्कृति का निर्माण किया, उस संस्कृति का माध्यम, उसकी प्रकाश भूमि एवं उसका प्रतीक यही आर्य भाषा बनी। अतः स्पष्ट है कि छांदस या वैदिक संस्कृत में भी कई विभाषाओं के बीच वर्तमान में है। यही कारण है कि ऋग्वेद को तत्कालीन जन भाषा में लिखा नहीं माना जाता। वास्तव में ऋग्वेद की भाषा इस काल के पुरोहितों और राजाओं की भाषा है। जन भाषा का रूप अर्थवेद में उपलब्ध होता है। इनमें जिन शब्दों का उपयोग उपलब्ध है, उनमें अधिकांश शब्द ऐसे हैं
जिनका व्यवहार जन साधारण अपने दैनिक जीवन में करता था। शिष्टता एवं रूढ़िवादिता की सीमा से अर्थववेद की भाषा अलग है। अतः प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वास्तविक रूप केवल ऋग्वेद में नहीं मिलता। इसके लिए अर्थववेद एवं ब्राह्मण साहित्य का भी अध्ययन करना अपेक्षित है। वैदिक काल में ही वैदिक भाषा बोलने वाले आर्य सप्त सिंधु और मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गए थे और उनकी भाषा द्रविड़ एवं मुंडा वर्ग की भाषाओं से प्रभावित होने लगी। ध्वन्यात्मक एवं पद रचनात्मक दृष्टि से उनमें अनेक विशेषताएं मिश्रित होने लगी। मूर्धन्य ट वर्गीय ध्वनियां, सामासिक प्रवृत्ति एवं प्रत्यय संयोग के कारण संश्लिष्ट रूपों का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आर्यों के विस्तार के पश्चात ही हुआ है। यही कारण है कि वैदिक काल से ही विभाषाओं और उपभाषाओं का विकास होता गया। वैदिक भाषा के समानांतर जन भाषा, जिसे प्राकृत कहा गया है, निरंतर विकसित होती जा रही थी। विकट, हिकट, निकट, दंड, पट, घट, छुल इस प्रकार के जन भाषा के रूप हैं, जिनके वास्तविक वैदिक रूप क्रमशः विकृत, इंकृत, निकृत, दंद्र, अदंद्र, परकृत, ग्रस्त, क्षुद्र, क्षुद्र थे। यह रूप वस्तुतः प्राकृत या देशीय थे, जो शनै शनै वैदिक भाषा में मिश्रित हो गए। इसी प्रकार इंद्रावरुणा, मित्रावरुणा, उच्चा, नीचा, पश्चा, भोतु, दुर्लभ, दुर्लभ, प्रवृत्ति प्रयोग भी वैदिक भाषा में प्रादेशिक बोलियों से ही गए हैं। अतः स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी जन भाषा विद्यमान थी, जिनका प्रभाव छांदस पर पड़ा है। परवर्ती वैदिक काल में देशीय भाषा के विकास को विद्वानों ने निम्न रूप से विश्लेषित किया है। ब्राह्मण साहित्य पर जिन देशीय भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वह उदीच्य यानी उत्तरीय भाषा, दूसरा मध्य देशी भाषा, तीसरा प्राच्य या पूर्वीय भाषा। तो इसका विस्तार से विश्लेषण हम आगामी करेंगे। तो हमने देखा कि छांदस पर भी इन भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। आर्य भाषा का जिस प्रकार से व्यापारी लोग आए सप्त सिंधु में और अपना आचार विचार व्यवहार के द्वारा आपस में सामंजस्य हुआ, तो उनकी भाषाओं को भी एक्सेप्ट किया गया। तभी इसी के अंदर काफी देशी शब्द भी आए। तो आज हमने इस प्रकार से वैदिक या छांदस के साथ प्राकृत भाषा के तत्व को जाना। तो आगे भी हम इसका प्रयोग करेंगे कि उदीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य भाषाओं का। नमो जिनाणम, जिये भयाणम।